तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। कौन से एबायोटिक फैक्टर के प्रति कौन से रिस्पॉन्स होती हैं। तो आपको बताए थे कई तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। पहला बताए थे रेगुलेटर्स हो सकते हैं, कॉर्निफर्स हो सकते हैं, पार्शियली रेगुलेटर हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म माइग्रेट कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ को सस्पेंड कर सकते हैं। 4 चीज़ बताया था आपको। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एडॉप्टेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी क्लासेस है। एडॉप्टेशन के बारे में बात करते हैं। एडॉप्टेशन क्या होता है? डिफरेंट एक्सट्रीम कंडीशन में, कोई भी तरह का एक्सट्रीम कंडीशन आया, कोई भी तरह का आपका चैलेंजिंग टास्क आया, टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो गई, ज़्यादा हो गई, कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन अगर जनरेट होती है तो उस एक्सट्रीम कंडीशन से निपटने के लिए, वहाँ पर जिंदा रहने के लिए उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। नेचर के जब भी अपोज कंडीशन आती है तो उसके पास, ऑर्गेनिज्म के पास 2 ऑप्शन होते हैं, करो या मरो। क्या करो? या तो एडॉप्टेशन करो या फिर मर जाओ। 2 ऑप्शन होते हैं। तो जब भी चेंजेस आते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, तो या तो ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट कर जाते हैं या मर जाते हैं। एडॉप्टेशन का मतलब, एडॉप्टेशन का मतलब है किसी भी तरह का मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और बिहेवियरल चेंज हो। इसमें 3 तरह के चेंज आते हैं। या तो मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है चेंज, या फिजियोलॉजिकल चेंज हो सकता है, या बिहेवियरल चेंज हो सकता है। जो ऑर्गेनिज्म को क्या करे, जो किस लिए आया है, किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन के रिस्पॉन्स की वजह से आया है। और इस चेंज की वजह से क्या होगा? इनेबल द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन द हैबिटेट, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म उस कंडीशन में, उस एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और अपने बच्चे पैदा करने के लिए उस हैबिटेट में वो अपने आप को अडॉप्ट कर ले, उसमें रह सके, उसको कहेंगे एडॉप्टेशन। तो रिपीट करते हैं, एडॉप्टेशन क्या है? ऐसी एडॉप्टेशन एक ऐसा एट्रीब्यूट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म होने वाला ऐसे चेंजेज हैं जिसमें उसके मॉर्फोलॉजी में, फिजियोलॉजी में या बिहेवियर में कोई भी तरह का चेंज जिसकी वजह से वो जिंदा रह सके और अपने बच्चे पैदा कर सके, उसी को कहते हैं एडॉप्टेशन। ठीक है। और एडॉप्टेशन जब लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम से चलता आएगा, तो बहुत लंबे समय तक इवोल्यूशन रहा आया, किसी ऑर्गेनिज्म में कोई तरह से एडॉप्टेशन हो गया, तो एडॉप्टेशन धीरे धीरे क्या हो जाता है? जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाता है, उसके जीनेटिक लेवल पर आ जाता है। इन अब्सेंस ऑफ एक्सट्रीम सोर्स, देख सकते हो आप, इसका एग्जाम्पल यहाँ से शुरू हो गया। आपका एक एग्जाम्पल लिखा है कंगारू रैट का। नाम सुना है किसी ने कंगारू रैट का? नहीं सुना तो आज सुन लो। कंगारू रैट ये नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट में पाया जाता है। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट में पाए जाने वाला एक मैमल्स है कंगारू रैट। और ये रैट की खास बात है कि जहाँ पानी नहीं, बिना पानी पिए ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है। इसको पानी पीता नहीं है ये। आपको पता, सारे ऑर्गेनिज्म पानी पीते हैं जिंदा रहने के लिए। हम पानी ना पियेंगे तो मर जाएंगे, पानी ना मिलेगा तो। लेकिन कंगारू रैट बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है। वाटर नहीं पीता बाहर से। क्यों नहीं पीता? कैसे जिंदा रहता? तो फिर जिसको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये क्या करता है? इसके बॉडी में जो फैट खाता है ये, सीड खाता है ये कंगारू रैट क्या खाता है? सीड खाता, पेड़ों के बीज खाता है। और उस बीज में क्या होते हैं? फैट होते हैं। और उस फैट का ऑक्सीडेशन करता है। और फैट के ऑक्सीडेशन करने से दौरान आपने पढ़ा था, आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ी होगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या निकलता है? एंड प्रोडक्ट क्या होता है? वाटर होता है, पता था ना। तो उसके बॉडी में रिस्पायरेशन के दौरान वाटर बनता है, और फैट के डाइजेशन से सबसे ज़्यादा पानी निकलता है। तो फैट का ऑक्सीडेशन करता है और रिस्पायरेशन के दौरान इसके शरीर में पानी बनता है। मेटाबॉलिक वाटर याद करो, रिस्पायरेशन चैप्टर मेटाबॉलिक वाटर पढ़ाए थे आपको। मेटाबॉलिज्म के दौरान जो पानी बनता है उसको मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। तो ये पानी पीता नहीं है। ये पानी कहाँ से मिलता है? इसको सोर्स क्या है? इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। इसके बॉडी में जो फैट होता है, उस फैट के ऑक्सीडेशन के थ्रू जो इन प्रोडक्ट में पानी बनता है, उस पानी से काम चलता है। ये जब पानी नहीं पीता तो कम पानी होगा, इस शरीर में पानी कंसंट्रेशन कम होगा। इसलिए ये यूरिन जब करेगा, पेशाब करेगा, जब यूरिन करेगा तो इसकी पेशाब गाढ़ी होगी कि नहीं होगी? हाँ, बहुत गाढ़ी पेशाब करता है, कंसंट्रेटेड यूरिन करता है। ये बार बार यूरिन नहीं करता, कभी कभी पानी नहीं पीता है, इसलिए कभी कभी वॉशरूम जाता है ये। और वो भी कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत कम पानी यूज करके अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। आपने पढ़ा था एक्सक्रीशन करते समय हमारा पानी, जब नाइट्रोजन के वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो ये मिनिमम पानी को यूज करते हुए पानी को बाहर निकालता है। कौन की बात कर रहे हैं हम? कंगारू रैट की। कहाँ मिलता है? नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट में पाया जाता है। ये पानी नहीं पीता, बिना पानी पिए पूरी ज़िंदगी जीता है, पानी की बिना पिए हुए। ठीक है।
समझ में आया कैसे जिंदा रहता है? आपसे पूछे कंगारू रैट बिना पानी पिए हुए जिंदा कैसे रह सकता है, तो याद रखिएगा उसका कारण है कि उसके बॉडी में जो पानी है वो कहाँ से आता है? फैट के ऑक्सीडेशन से। फैट कहाँ से आता है? वो जो बीज खाता है, खाना खाता है, उस खाने में जो फैट होता है, उस फैट की में जो पानी होता है उससे मिलता है। रेगिस्तान में तो पानी मिलेगा नहीं, ना गीले गीले फल मिलेंगे कि वहाँ से पानी मिल जाएगा उसको। तो पानी का सोर्स क्या होता है इसका? सीड होते हैं, हैं? और सीड में क्या होता है? फैट होता है, और फैट की वजह से उसका फैट का ऑक्सीडेशन करके पानी निकालता है। और पेशाब जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड यूरिन करता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर का वेस्ट करता है एक्सक्रीशन करते समय। याद रहेगा। अब दूसरा चीज पढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका एडॉप्टेशन का है डिजर्ट प्लांट। जो ऐसे प्लांट जो रेगिस्तान में उगते हैं, डिजर्ट एरिया में उगते हैं, उन प्लांट्स की बात कर रहा है। उन प्लांट्स में क्यूटिकल की लेयर कैसी होती है? बहुत मोटी क्यूटिकल की लेयर होती है। आप कैक्टस वगैरह का प्लांट देख लो, उसमें क्यूटिकल की लेयर कैसी होती है? बैक्स की लेयर। क्यूटिकल मतलब एक बैक्सी सब्सटेंस है और उसकी लेयर बहुत मोटी होती है। उसमें लीफ सरफेस पे बहुत मोटी लेयर होती है। स्टोमेटा उसमें कहाँ होते हैं? स्टोमेटा जो छेद होते हैं लीफ में, वहाँ से पानी उड़ता है, ट्रांसपायरेशन होता है। तो इसके स्टोमेटा कहाँ अरेंज होंगे? अरेंज इन द डीप पिथ। अंदर में घुसे हुए स्टोमेटा होंगे, छिपे हुए स्टोमेटा होंगे, और ऐसे स्टोमेटा को सनकेन स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, प्लांट जो कम पानी में जिंदा रहते हैं, जीरोफाइटिक एडॉप्टेशन करते हैं, उन प्लांट में क्या क्या चेंज देखने मिलेगा? पहली बात देखने मिली थिक क्यूटिकल की लेयर। क्यूटिकल की लेयर थिक होगी, पहला एडॉप्टेशन। दूसरा, उनके स्टोमेटा कैसे होंगे? सनकेन स्टोमेटा होंगे। उनमें स्टोमेटा जो होंगे वो छिपे हुए होंगे, अंदर में होंगे। और इस तरह से छिपे हुए स्टोमेटा होने की वजह से और क्यूटिकल की मोटी लेयर होने की वजह से ऊपर में, इसमें ट्रांसपायरेशन क्या होगा? वाटर का लॉस कम होगा। ट्रांसपायरेशन क्या होगा? बहुत स्लो होगा, और बहुत स्लो ट्रांसपायरेशन होता है। ये फोटोसिंथेसिस भी बड़ी स्पेशल तरीके से करते हैं। स्पेशल फोटोसिंथेसिस होती है इनमें। कैसी स्पेशल फोटोसिंथेसिस? तो आपको पढ़ा होगा C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट के बारे में पढ़ा होगा। तो इसमें कैम प्लांट होते हैं, CAM। इनमें कैम प्लांट के थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है। कैम की तरह से C3 नहीं होता, C4 नहीं होता, यहाँ पे कैम फोटोसिंथेसिस होती है। ये कैम प्लांट होते हैं ज़्यादातर। तो डिजर्ट प्लांट एरिया में रहने वाले प्लांट्स कैसे होते हैं? कैम प्लांट होते हैं। इनके स्टोमेटा क्या होते हैं? दिन में बंद रहते हैं, क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। इनके स्टोमेटा जो होते हैं दिन भर बंद रहते हैं। क्यों? दिन में सन की लाइट होती है, धूप होती है इतनी कड़ी, और खोलेंगे स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए स्टोमेटा खोले तो पानी उड़ जाएगा। तो इसलिए दिन भर स्टोमेटा को बंद करके रखते हैं, सिर्फ रात को स्टोमेटा खोलते हैं। एग्जाम्पल है ओपुंसिया का प्लांट। ओपुंसिया का प्लांट कैसा प्लांट है? डिजर्ट प्लांट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इस पेड़ में लीफ होती है क्या? नो लीफ। इस पेड़ में लीफ ही नहीं होती है। सारी लीफ क्या हो जाती हैं? मॉडिफाइड हो जाती हैं। किसमें? स्पाइन बन जाती हैं। फिर जब लीफ ही नहीं, पेड़ में एक भी पत्ती नहीं होगी, सारी पत्तियां क्या बन जाएंगी? कांटे बन जाएंगे। तो जब सारी पत्तियां कांटे बन जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगी? जैसे फोटोसिंथेसिस करने का काम कौन करता है? इसके स्टेम से वो होती है फोटोसिंथेसिस। इसके स्टेम पतले हो जाते हैं, और पतले होकर आपके स्टेम जो है ग्रीन कलर के होते हैं, फ्लैटेंड स्टेम होते हैं, और इनके स्टेम से फोटोसिंथेसिस होती है। तो रिपीट करते हैं, ध्यान समझना। डिजर्ट प्लांट में होने वाले चेंजेस क्या क्या होता है? प्लांट अगर जीरोफाइटिक प्लांट है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे? पहला चेंज, थिक क्यूटिकल की लेयर होगी, लीफ का सरफेस एरिया बहुत कम होगा, स्टोमेटा जो होंगे वो डीप होंगे, छिपे हुए होंगे, सनकेन स्टोमेटा होंगे। इसमें फोटोसिंथेसिस कैम की तरह होगी, CAM टाइप की फोटोसिंथेसिस होगी। स्टोमेटा दिन में बंद रहेंगे, रात को खुलेंगे सिर्फ, ठीक है। और इस तरह के पेड़ों में लीफ नहीं होगी। लीफ किस में मॉडिफाई हो जाएगी? स्टेम सारे कांटे में, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसमें फोटोसिंथेसिस करने का काम स्टेम करेंगे। स्टेम पतले होकर फ्लैटेंट हो जाएंगे और ग्रीन कलर के होंगे, मोटे मोटे स्टेम, और उनकी मदद से फोटोसिंथेसिस होगी। एग्जाम्पल ओपुंसिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था ये, पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था, हर एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट था, ध्यान समझना। फिर बात करते हैं अगला एडॉप्टेशन की। एडॉप्टेशन में अगली बात करते हैं मैमल्स की बात करते हैं। ऐसे मैमल्स जो कोल्डर एरिया में रहते हैं, ठंडी जगह में रहते हैं, कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं। ऐसे मैमल्स के कान छोटे छोटे होंगे, शॉर्टर ईयर होंगे। इनके कान बड़े छोटे छोटे होंगे, और लिम्ब भी बहुत छोटे छोटे होंगे। लिम्ब मतलब होता है हाथ पैर। तो उनके हाथ पैर छोटे होंगे या बड़े बड़े होंगे। ठंडी जगह में रहने वाले मैमल्स के कान छोटे होते हैं, और लिम्ब भी छोटे होते हैं, हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी सरफेस एरिया कम करने के लिए, सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा हीट का लॉस ज़्यादा होगा, इसलिए कम सरफेस एरिया रहेगा तो कम हीट का लॉस होगा। और इस रूल को एलेन्स रूल के नाम से भी जानते हैं। ये एलन कोचिंग वाला एलन नहीं है, एलन एक साइंटिस्ट का नाम था, एलन रूल। उन्होंने बताया था कि अगर बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा, छोटा होगा तो कम एनर्जी का लॉस होगा। तो इनके कान छोटे हो जाते हैं, हाथ पैर छोटे हो जाते हैं, और जिसकी वजह से इनकी बॉडी से हीट का लॉस कम होता है। कहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म में? आपके कोल्ड क्लाइमेट में, ठंडी जगह में रहने वाले मैमल्स की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं पोलर सी की बात करते हैं। पोलर मतलब ठंडी जगह, समुंदर, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है वहाँ समुंदर की बात कर रहे हैं। वहाँ पानी के अंदर जो मैमल्स होते हैं, एक्वेटिक मैमल्स की बात कर रहे हैं, जो पानी के अंदर मैमल्स रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उनके शरीर में फैट की लेयर बहुत मोटी हो जाती है, ठंडी से हमें बचाता है। मालूम है मोटे लोगों को कम ठंडी लगती है और पतले लोगों को ज़्यादा ठंडी लगती है। आपने सुना होगा ये बात। अगर आप मोटे हैं तो आपको ठंडी कम लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में फैट की लेयर ज़्यादा मोटी हो जाएगी, और फैट मोटा हो जाएगा तो इसकी वजह से, फैट की मोटी लेयर होने की वजह से आपकी स्किन के नीचे फैट की लेयर मोटी हो जाएगी तो आपको ठंड कम लगेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपके शरीर हीट का लॉस कम होगा। और वो फैट की लेयर किसकी तरह काम करेगी? इंसुलेटर की तरह काम करेगी। इंसुलेटर पता है ना, जो एनर्जी के बैड कंडक्टर कह सकते हो, ऐसे समझ लो, बैड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। तो हीट के बैड कंडक्टर होते हैं फैट, और इसकी वजह से फैट की मोटी लेयर जिसके शरीर में स्किन के नीचे होगी उसको ठंडी कम लगेगी। देखो कुत्तों को, बिल्ली को ठंड जल्दी नहीं लगती ज़्यादा, ठंडियों में घूमते रहते हैं, उनको ठंड नहीं लगती ज़्यादा, क्योंकि उनकी स्किन के नीचे क्या होती है? स्किन के नीचे फैट की मोटी लेयर होती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे बल्बर के नाम से जानते हैं, ब्लूबर। तो ब्लूबर क्या है? फैट की मोटी लेयर। कहाँ होती है? स्किन के नीचे, से ब्लूबर के नाम से, BLUBBER। तो याद रखना, मैमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं उनके शरीर में, पानी में रहने वाले मैमल्स में फैट की मोटी लेयर पाई जाती है, बल्बर पाया जाता है, और जो इंसुलेटर की तरह काम करता है, जिससे उनकी बॉडी में ठंड का लॉस नहीं होती, ज़्यादा हीट का लॉस नहीं होता। और आगे चलते हैं एडॉप्टेशन में। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ की, ध्यान से पढ़ना, फास्ट मत पढ़ना, आराम से पढ़ते रहना। फिर बोलता है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एडॉप्टेशन कहाँ करते हैं? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में एडॉप्टेशन कर लेते हैं अपनी। जैसे कि आपने कभी कोई ऊंची जगह पर गए हैं, कोई हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया पे गए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड हो? कितना हो? मोर देन 3500 मीटर, 3500 से ज़्यादा ऊंची जगह पर गए हैं? 3500 मीटर से ऊंची जगह पर कभी गए हैं कोई? कभी कोई मनाली घूमने गए आप में से? मनाली में एक जगह है रोहतांग पास, मनाली में जगह है, मनाली की एक जगह का नाम, एक हिल का नाम है रोहतांग पास। वो 3500 से भी ज़्यादा ऊंची पहाड़ी है, वो 3500 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची पहाड़ी है। ऐसी जगह में कभी जाकर देखना, कभी बहुत ऊंची जगह पे जाके देखना, या फिर कभी जाकर देखना लेह में जाकर देखना। लेह का नाम सुने हैं? लद्दाख तरफ, तो लद्दाख में जाकर देखना। लद्दाख कभी गए जाना, या कोई आप में से कोई मनाली गया हो, ठीक है, मनाली गए हो तो अच्छी बात है, मनाली नहीं गए हो तो आप लद्दाख घूम कर आना। तो लद्दाख में, मनाली में, इन सभी जगह पर बहुत ऊपर पे, लद्दाख कहाँ पर है पता है ना? आपने मानसरोवर गए हैं कभी? मानसरोवर, मानसरोवर चाइना में है, नहीं गए होंगे। मानसरोवर की पहाड़ियाँ घूमना। तो लेह हो गया, मानसरोवर हो गया चाइना में, मनाली हो गया, इन सभी जगह में कभी घूम कर आना। कभी बहुत ऊंची जगह में जाओगे तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं? तो आपको घबराहट होना, जी मचलाना, हार्ट का पल्पेशन रेट बढ़ जाना, ये सभी समस्याएं होने लगती हैं। आपको वोमिटिंग होने लगती है, घबराहट होने लगती है, थकान लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। कभी गए हो कभी पहाड़ पे? आप तो छोटे मोटे पहाड़ पे आपको ये होने लगती है दिक्कत। कभी बड़े पहाड़ पे घूम कर आना। जैसा हमने नाम लिया रोहतांग पास, हम तो घूमकर आए हैं, बहुत मज़ेदार जगह है, बर्फ़ से ढकी रहती है, हमेशा बर्फ़ रहती है वहाँ पे। तो रोहतांग पास मनाली में जगह घूम कर आना, ठीक है। लेह लद्दाख तरफ घूम कर आना। मानसरोवर चाइना में, मानसरोवर जहाँ शंकर भगवान की पहाड़ी, कैलाश मानसरोवर सुना है नाम? वहाँ घूम कर आना जहाँ शंकर भगवान रहते हैं। तो ऐसी जगह पर घूम कर आना कभी। ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा आपको क्या प्रॉब्लम होगी? इसको बोलते हैं एक साथ एल्टीट्यूड सिकनेस नाम की प्रॉब्लम होगी। एल्टीट्यूड सिकनेस, हाई एल्टीट्यूड पे हमें सिकनेस महसूस होता है। क्या क्या महसूस होता है आपको? नॉर्सिया होगा, फैटेज होगा, हार्ट पल्पेशन होगा, ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, जी मचलाना, घबराहट होना।
और इन सभी क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, घबराहट क्यों लगती है ऊपर जाकर, क्यों घबराहट होती है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया है, ऊंचाई में जाने से, हाई एल्टीट्यूड में जाने से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। तो जब ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे आप, तो हाई एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है और इसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। और इसकी वजह से ऑक्सीजन वहाँ पर कम मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वेरी लेस प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती हमको। ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पर, याद रखना। तो हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, उसकी वजह से हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमको घबराहट होने लगती है, चक्कर आने लगता है, घबराहट होती है, ये सब होता है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं होगा। आप मनाली घूमने जाओगे तो ऐसा नहीं है कुछ चक्कर ही आते रहेंगे, वहाँ पे घबराहट होती रहेगी। जैसे पहुँचोगे आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप कुछ दिन रहने के बाद आप वहाँ पर ग्रेजुअली आपकी बॉडी वहाँ पे रहने के लिए एक्लिमेटाइज हो जाएगी। आप वहाँ पर घबराहट होना, चक्कर आना, जी मचलाना सब कुछ बंद हो जाएगा और आप बहुत अच्छा मस्ती कर आओगे। ऐसा नहीं कि मनाली कोई घूमने जाता है तो उसको चक्कर आते रहते हैं, हमेशा मज़ा भी आता है बहुत सारा। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के बाद ग्रेजुअली आपकी बॉडी वहाँ के लिए एक्लिमेटाइज हो जाएगी। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की जो प्रॉब्लम थी वो स्टॉप हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? जैसे आप पहुंचे पहली बार तो बहुत घबराहट हुई, लेकिन वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद या कुछ देर रहने के बाद आपकी बॉडी एडजस्ट कर गई वहाँ के हिसाब से। मतलब आपकी बॉडी में क्या हो गया? एडॉप्टेशन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो आपकी बॉडी ने क्या क्या एडॉप्टेशन किया? आपकी बॉडी ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी में रहने के लिए। कैसे एडजस्ट कर लिया? उसने आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, कौन लेकर जाता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो उसने रेड ब्लड सेल ही ज़्यादा कर लिया। हमारे बॉडी में जितनी रेड ब्लड सेल होती हैं उससे ज़्यादा रेड ब्लड सेल बन गई हमारी बॉडी में। तो देखना, अगर आप पहाड़ी एरिया में जाते हो, कोई हिली स्टेशन में जाते हो, तो आपके बॉडी में आरबीसी गिनती बढ़ने लगती है। आरबीसी बढ़ेगा, रेड ब्लड सेल बढ़ेंगी, तो आपके बॉडी में ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाएगा तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा। तो मतलब कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहने पर भी हम जिंदा रह सकते हैं अगर हमारे शरीर में आरबीसी बढ़ जाता है। याद रखना, पहाड़ी एरिया में जाकर हाई एल्टीट्यूड में जाने रहने वाले लोगों को, जो आपके ट्रैकर होते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, उनके शरीर में आरबीसी ज़्यादा होता है या कम होता है? हमसे ज़्यादा होता है। एक तरह का एडॉप्टेशन है। हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी क्या होगी? वो कम हो जाएगी। डिक्रीज द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी और हम जल्दी जल्दी सांस ले लेंगे। ब्रीथिंग रेट हमारा बढ़ जाता है। हमारा ब्रीथिंग का रेट जो है, जिससे हम लेते थे सांस लेते हैं, वो ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। कौन कौन से चेंज आए? आरबीसी का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा हमारे शरीर में, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी और ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। और ये 3 तरह के एडॉप्टेशन हमारी बॉडी कर लेगा। और ये 3 तरह के एडॉप्टेशन करने की वजह से थोड़ी देर के अंदर ही हम वहाँ पर नॉर्मल महसूस करने लगेंगे। देखना, कभी रोहतांग वगैरह घूम कर आना, जल्दी जल्दी ब्रीथिंग रेट आपका फास्ट हो जाएगा, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाएगा और हीमोग्लोबिन की आरबीसी बढ़ जाएगी और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी थोड़ा सा स्लो हो जाएगी, एफिनिटी कम हो जाएगी और इसकी वजह से आप कम ऑक्सीजन में भी जिंदा रह सकते हैं। आपने देखा होगा हिमालय वगैरह में बहुत सारी ट्राइब रहती हैं, बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं जो आज वहाँ पे अच्छे से आराम से जिंदा रहती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एल्टीट्यूड सिकनेस किसको होता है? जो कभी कभी वहाँ जाते हैं, वही थोड़ी देर के लिए होता है, कुछ समय के बाद उनकी बॉडी भी वहाँ पे एडजस्ट हो जाती है। कभी घूमने जाना कोई पहाड़ी एरिया पे, और छोटी मोटी पहाड़ियों पे भी चढ़ना, देखना सांस लेने में घबराहट होने लगती, चक्कर आने लगता है। चलो और आगे चलते हैं, अगला एडॉप्टेशन बताते हैं। फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन पढ़ लिया हमने। मोस्ट एनिमल्स, ज़्यादातर एनिमल्स में देखें तो आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म का रेट जो होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो चलती हैं, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही अच्छे से चलती हैं। आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो एंजाइम्स की वजह से चलती हैं। एंजाइम लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं? वो आपके इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए एक एवरेज टेम्परेचर पे ही, आपका नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ही आपकी बॉडी सबसे अच्छे से काम करती है। ह्यूमन की बॉडी के लिए नैरो रेंज कौन सा टेम्परेचर पे अच्छे से काम करती है? 37 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन आपने एक माइक्रोब्स का नाम सुना होगा, आर्कीबैक्टीरिया। किसी ने सुना है? आर्कीबैक्टीरिया दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है। जब धरती बनी होगी तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन होगा? मोस्ट एंशियंट ऑर्गेनिज्म या फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा आर्कीबैक्टीरिया।
आर्की बैक्टीरिया दुनिया का पहला ऑर्गेनिज्म है और जो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रह सकता है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग में जिंदा रह सकता है, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट पे जिंदा रह सकता है। ये डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट किसे कहते हैं मालूम है? ऐसी जगह जहाँ पर समुंदर के अंदर ज्वालामुखी फट जाते हैं और वहाँ पर इतना गहरा ज़मीन पे बढ़ते हैं और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, आपका 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है ऐसी जगह पर। वहाँ कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, इतनी गर्मी होती है वहाँ पर कि वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं रहता है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया उतनी एक्सट्रीम कंडीशन पर भी वहाँ पर जिंदा रह जाता है। क्यों? क्योंकि आर्की बैक्टीरिया के शरीर की सेल वॉल जो होती है वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकती है। वो स्पेशल तरह की सेल वॉल होती है, नॉर्मल सेल वॉल नहीं है, वो मामूली सेल वॉल नहीं है उसके चारों तरफ। उसकी सेल वॉल बड़ी ही स्पेशल सेल वॉल होती है, बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। बाकी सारे बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। लेकिन आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, जिसकी वजह से आर्की बैक्टीरिया हाइड्रोथर्मल वेंट में भी आराम से जिंदा रह सकता है। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में, हॉट स्प्रिंग में भी जिंदा रह सकता है। हम जाएंगे तो हम मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी वहाँ के लिए एडजस्टेड नहीं है, अडॉप्टेड नहीं है। लेकिन उसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है मोटी सी सेल वॉल की वजह से। उसके बॉडी में स्पेशल सेल वॉल है जिसकी वजह से वो आराम से वहाँ जिंदा रह सकता है। अडॉप्टेशन ही है वो भी। आपकी बात करें, बहुत सारी फिश है, मेनी फिश थ्रीव इन, थ्रीव मतलब जिंदा रहना, सर्वाइव करना। अंटार्कटिक वाटर, अंटार्कटिका का मालूम है ना, अंटार्कटिका में बहुत ठंड पड़ती है, अंटार्कटिका रीजन में। और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि वहाँ टेम्परेचर हमेशा 0 से नीचे ही रहता है, ऑलवेज बिलो 0 रहता है। और इतनी 0 से नीचे टेम्परेचर पे पानी क्या बन जाता है? बर्फ़ बन जाती है। तो पानी तो बर्फ़ बन जाएगा, तो सारा पानी बर्फ़ बन जाएगा। फिर भी बताओ मछली कैसे ज़िंदा रहेगी? बताओ, पानी तो बर्फ़ बन जाएगा तो मछली कैसे ज़िंदा रहेगी? तो देखना, बर्फ़ सिर्फ ऊपर की सतह पे बनती है, नीचे पानी रहा आता है। अंटार्कटिक वाटर में जब भी देखोगे तो पानी, बर्फ़ की जो लेयर है वो सिर्फ ऊपर ऊपर होती है, नीचे पानी ही होता है। तो बहुत सारी मछलियाँ जो इतने ठंडी जगह पर भी जिंदा रहने को अपने आप को बचा लेती हैं, फ्रिज नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? आप बताइएगा, आंसर दीजिएगा कि मछली 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रिज क्यों नहीं होती हैं? अंटार्कटिका में रहने वाली जो मछली हैं वो जिंदा कैसे बचती हैं जहाँ पर सब कुछ जम जाता है? पानी अगर आप ऐसे एक गिलास पानी ऊपर से नीचे तक डालोगे तो ऊपर से पानी फेंकोगे, नीचे तक जा जाता है, वो बर्फ़ हो जाएगा। इतनी ठंड होती है बहुत सारी जगह पे, पानी नीचे तक गिरेगा ही नहीं। आप एक गिलास पानी फेंको, नीचे ज़मीन में पानी नहीं गिरेगा, बर्फ़ जो गिरेगी, जम जाएगा। लेकिन मछली ऐसी जगह पर भी जिंदा रहती हैं, उन्होंने अडॉप्टेशन कर रखा है। फिर बात करते हैं, बहुत सारे मेराइन इनवर्टिब्रेट्स हैं, बहुत सारी मछलियां हैं जो समुंदर की गहराई में, ग्रेट डेप्थ में रह सकती हैं। ग्रेट डेप्थ मतलब बहुत ज़्यादा गहरे पानी पे आराम से जिंदा रह सकती है समुंदर में, जहाँ का गहराई कितना है? मोर देन 100 टाइम द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जहाँ पर प्रेशर कितना हाई होगा? नॉर्मल एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसका 100 टाइम बढ़ा दो, तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर से 100 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर होता है इतनी गहराई पे। समुंदर की इतनी गहराई पर भी वो मछलियाँ जिंदा रह लेती हैं। कुछ मराइन इनवर्टिब्रेट जिंदा रह लेते हैं। ऐसा क्यों कर पाते हैं? तो इतने हाई प्रेशर में वो जिंदा रह सकते हैं, उनके एंजाइम, स्पेशल एंजाइम उनके बॉडी में पाए जाते हैं, और जिसकी वजह से वो हाई प्रेशर पे आराम से जिंदा रह लेती हैं। सच एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन पे भी आराम से जिंदा रह लेते हैं। इतना ज़्यादा प्रेशर को कैसे बर्दाश्त करते हैं? एडॉप्टेशन की वजह से। सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रिस्पॉन्स इन टू कोप अप विद द वेरिएशन इन देयर इन्वायरमेंट। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने बिहेवियर में चेंज कर लेते हैं। किस चीज़ के लिए? कोप अप करने के लिए। कोप अप मतलब एडजस्ट करने के लिए, कहाँ पर जिंदा रहने के लिए, कहाँ पर किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में जिंदा रहने के लिए अपने बिहेवियर में चेंज कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लिजार्ड। लिजार्ड मतलब तो छिपकली। डिजर्ट में रहने वाली छिपकली, जो रेगिस्तानों में छिपकली रहती है, उसकी बॉडी में आपके जैसे फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं कर सकती। उसके बॉडी में आपके जैसा फिजियोलॉजिकल चेंज और ऑर्गेनिज्म जैसा नहीं हो सकता। फिर वो जिंदा कैसे रहती है? वो आपके जैसा एडॉप्टेशन नहीं कर सकती छिपकली। छिपकली की कोल्ड ब्लड ऑर्गेनिज्म में आती है, तो कैसे जिंदा रहती है? तो याद रखना, ये अपने आप को जिंदा कैसे रखती है? तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए छिपकली अपने बिहेवियर में चेंज कर लेती है। वो अपने आप को मैनेज कर लेती है। कैसे? बास्क इन द सन। जब धूप निकलती है तो सन के सामने आकर बैठ जाती है। वो छिपकली आकर धूप में तापती रहती है, धूप में बैठ जाती है। बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब हीट, और उससे हीट एब्जॉर्ब करके रहती है।
जिससे बॉडी में उसकी हीट एब्जॉर्ब करती रहती है। ठंड का मौसम, ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो धूप से अपने आप को, बॉडी को गर्म करेगी, धूप सेकती है। अपने मगरमच्छ वगैरह को देखा है, धूप की सब नदी के किनारे ठंड के मौसम में नदी के किनारे, समुद्र के किनारे आकर बैठते रहते हैं, धूप को तापते हैं। कब तक तापते रहेंगे? तो कंफर्ट जोन फील ना करेंगे। लेकिन जैसे ही उनको कंफर्ट जोन में आ गए, अब टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा, धूप ज़्यादा लग रही, तो छाया में चले जाएंगे, सैड एरिया में चले जाएंगे। तो छायादार जगह पे चले जाएंगे, सैडेड एरिया पे चले जाएंगे। जब ठंड लगेगी तो धूप में आ जाएंगे। और ज़्यादा टेम्परेचर लगा तो अपने आप को, अगर रेगिस्तान में है, डिजर्ट में एरिया में है, तो बहुत सारी छिपकलियाँ ऐसी हैं जो बोरोइंग इनटू द सॉइल, मिट्टी के अंदर गड्ढे खोद लेती हैं, बिल बना लेती हैं, गड्ढे खोद कर ज़मीन के अंदर घुस जाती हैं और ज़मीन के अंदर घुस जाती, जिससे वहाँ पर उनको टेम्परेचर का प्रभाव, हीट का प्रभाव ना पड़े। डिजर्ट में रहने वाली बहुत सारी छिपकलियाँ ऐसे अपने आप को बचाती हैं, अपने आप को जिंदा बचाती हैं। तो छिपकलियाँ कोल्ड ब्लड ऑर्गेनिज्म में उनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ साथ ही चेंज होगा। इसलिए वो धूप में रहती हैं, ठंड लगेगी तो धूप में आ जाती हैं, छाया, ज़्यादा गर्मी लगी तो छाया में चली गई, और कुछ तो गड्ढे खोद कर जमीन के अंदर बिल बनाकर भी रहती हैं, जिससे वहाँ पर हीट का प्रभाव ना पड़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट थी एडॉप्टेशन की, इसलिए अच्छे से पढ़ लेंगे इसको। चलो, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में।